सऊदी अरब इस चीज़ को एज अ पॉलिटिकल मनूवर यूज़ कर रहा है कि अब अमेरिका जो है एक अनरिलायबल एलाई बन चुका है। ये चाइना की मिडिल ईस्ट के अंदर एक भी एयर बेस नहीं है, जबकि अमेरिका की आपको 100 से ज़्यादा एयर बेसेज इसके आसपास नज़र आ जाती हैं। इस वक्त ऑल का जो सबसे बड़ा परचेज़र आपको नज़र आता है वो यूएसए नहीं बल्कि चाइना। कुछ दिन पहले ईरान और सऊदी ने एक हिस्टोरिकल डील पर साइन किया, जिसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने 2 माह के अंदर एम्बेसीज खोलने का ऐलान किया। इसके अलावा बहुत से डिप्लोमेटिक चैनल खोलने का भी ऐलान किया गया, और ये तमाम चीज़ें चाइना की मदद से की गई हैं, जिसमें यूएसए का बिल्कुल रोल नहीं है। इवन यहाँ तक कि पूरी डील के अंदर कहीं पे इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा इस डील का ऐलान तब किया गया जब शी जिनपिंग अपने कांग्रेस के साथ खिताब कर रहे थे। ये कोई एक छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि इस डील की वजह से मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल जाएगा। अगर ईरान और सऊदी अरब डिप्लोमेटिक चैनल बहाल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसराइल, यूएसए और चाइना एक नई कंडीशन के अंदर खड़ा हो जाएगा, और हो सकता है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ये पहला कदम हो और मल्टीपोलैरिटी इससे मज़ीद इंक्रीज़ हो। तो आज की पॉइंट ऑफ ऑर्डर की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये डील है क्या, आखिर क्यों ये डील साइन करनी पड़ी और इसके पीछे की कंडीशंस क्या थी, और इसके अलावा इसके बाद यूएसए का और चाइना का मिडल ईस्ट के अंदर क्या रोल होगा। सऊदी अरब, ईरान और बाकी जितने भी कंट्रीज़ जो इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका इस डील के बाद क्या रोल होगा और वो किस जगह पे खड़े होंगे। ये डिस्कस करते हैं कि आखिर ईरान और सऊदी अरब के अंदर झगड़ा ही किस बात पे होता था। तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में पीछे जाएं तो ईरान आपको शीइज़्म का हुब नज़र आता है। 1979 तक दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी बेहतर थे, लेकिन 1979 के अंदर जैसे ही रिजीम चेंज होता है और एक पॉलिटिकल शीइज़्म सामने देखने को नज़र आती है, जो कि एक वहाबिज़म के अगेंस्ट होती है, और इस चीज़ को सऊदी अरब शुरू से ही ख़तरा फील करता है, और इस तरह दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ हॉर्न जो है वो लॉक कर लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़ा जो है वो शदीद होता जाता है। तो इस तरह एक स्ट्रगल बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी जाके शुरू हो गई और एक कोल्ड वार की हालत पैदा होगी। इसमें बहुत सारे मजीद फैक्टर हैं जिसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो बड़ा इशू तब आया जब 2011 में अरब रेवोल्यूशन आया, और उसके अंदर दोनों मुल्कों की इंटरफेरेंस काफ़ी जगह पर नज़र आई जहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट था। मिसाल के तौर पर बहरीन के प्रेसिडेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान वहाँ पर कूच आता है, और उन्होंने सऊदी अरब से मदद मांगी। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा लुबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह की प्रेजेंस नज़र आती है, जो कि ईरान की तरफ से कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा यमन के अंदर भी हुती रेबल्स की सपोर्ट ईरान की तरफ से देखी जाती है, जबकि एक पूरा मिलिशिया जो है वो सऊदी अरब की सपोर्ट से लड़ता है। वार और टेरर की वजह से सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक़ के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल खला पैदा हुआ, जिसको कंट्रोल करने के लिए ईरान काफ़ी हद तक सामने नज़र आया, और ईरान ने उस टेरिटरी को यूज़ करता है सऊदी अरब के अंदर इंटरफेरेंस करने के लिए, और काफ़ी जगह पर जो मिसाइल भी दागे जाते हैं वो इराक़ी टेरिटरी के अंदर से ही दागे जाते हैं, और बहुत सारी जगह पर इराक़ की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर भी सऊदी अरब की पेशकदमी जो है नज़र आती है। इस तरह शाम के अंदर भी जो बशार अल असद हैं उनको सपोर्ट ईरान की तरफ से मिलती है, जबकि जो दूसरे हैं और बाकी जो रेबल मिलिशिया है वो सऊदी अरब के थ्रू जो है वो सपोर्ट लेता है। अब सपोर्ट फाइनेंशियली भी होती है, पॉलिटिकली भी होती है, और उसके अलावा वेपन्स वगैरह भी जो है वो इनकी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरह 2011 से 2015 के दौरान ताल्लुकात काफ़ी हद तक नीचे गिर गए। मामला ज़्यादा तब ख़राब हुआ जब 2016 के अंदर सऊदी अरब ने एक शिया क्लर्की को फांसी दी। उसके बाद ईरान के अंदर जो सऊदी अरब की एम्बेसी थी उसको जला दिया गया, जिसके बाद से दोनों के दरमियान जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो बिल्कुल एंड हो गए। इवन मामला यहाँ तक आ गया कि 2019 के अंदर बहुत सारे ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो किए गए और मिसाइल दागे गए अरामको फैसिलिटीज़ के ऊपर, और ये भी कहा जाता था कि 2019 के अंदर सऊदी अरब इवन अटैक करने का भी सोच रहा था। 2019 के बाद से मामला काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हुए, और दोनों के दरमियान सीक्रेट टॉक जो है वो काफ़ी अर्से से हो रही थी, लेकिन आखिर में जो मास्टर स्ट्रोक हुआ है वो चाइना की तरफ से हुआ है। अब हम इस डील का एनालिसिस करते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें जो तय की गई हैं। सबसे पहले तो इस डील के अंदर यह तय किया गया है कि दोनों मुल्क जो हैं वो 2 महीने के अंदर अपने मुल्कों के अंदर एम्बेसीज खोलेंगे। फिर 2001 में होने वाला सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो वापस बहाल कर दिया जाएगा। देन 1998 के अंदर होने वाले सोशल और कल्चरल जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो वापस बहाल कर दिए जाएंगे। एक और बात जो तय की गई कि सऊदी किसी भी मिलिशिया को जो ईरान के अंदर लड़ता नज़र आता है या ईरान के खिलाफ लड़ता नज़र आता है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब उसमें पाकिस्तानी मुजाहिदीन में नज़र आते हैं, उनको भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा पीपल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईरान के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही है, उसको भी सपोर्ट नहीं करेगा। दैन उसके अलावा जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, जैसे कि ईरान इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मीडिया आउटलेट है, और जो ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती नज़र आती है, उसको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं करेगा। और उसके जवाब के अंदर जो ईरान है वो जितने भी मिलिशियाज़ हैं, ख़ास तौर के जो हूथी रेबल्स यमन के अंदर हैं, उन्हें जो है वो रोकेगा और उनकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और इराक़ की टेरिटरी को ख़ास तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा सऊदी अरब के अगेंस्ट किसी भी हमले की शक्ल में। साथ ये भी तय पाया कि दोनों मुल्क एक दूसरे की सॉवरेनिटी का ख्याल रखेंगे
और पीस को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ये सीधा बातें थी जो उस एग्रीमेंट और उस डील के अंदर साइन हुए हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसके इफेक्ट की बात करते हैं और इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन तमाम इलाकों के अंदर आएगा जिसके अंदर शिया और सुन्नी फोर्सेज आपस में लड़ती नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली जो यमन क्राइसिस है वो सॉल्व होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हूथी रेबल्स के ऊपर ईरान का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट मौजूद है। इसके अलावा शिया लड़की के अलावा जो सुन्नी जो रेबल्स वहाँ पे मौजूद हैं उनके ऊपर सऊदी का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो हो सकता है कि दोनों मुल्क वहाँ पर बैठ के कोई एग्रीमेंट साइन कर लें और यमन के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक पीस आ जाए। दैन सीरिया के अंदर भी अगर ईरानियन अपनी सपोर्ट पीछे कर लेते हैं और सऊदी अरब किसी तरीके से मान जाता है तो सीरिया के अंदर भी आपको जो है वो अमन देखने को नज़र आ सकता है। इसके अलावा और बहुत से कंट्रीज़ है जहाँ पे छोटा मोटी फाइट्स जो है वो होती रहती है। लबनान है ख़ास तौर पे, पाकिस्तान के अंदर सऊदीया की और ईरान की एक कोल्ड वार हमेशा से शुरू रही है। तो अगर ये दोनों कंट्रीज़ की सुलह हो जाती है तो इन तमाम जगहों पर आपको पीस देखने को नज़र आ जाएगा। तो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पीस एट होम की बात हो रही है कि ईरान के अपने अंदर भी काफ़ी हद तक पीस देखने को नज़र आएगा और सऊदीया के अंदर जो कि काफ़ी हद तक अटैक किया गया था, जैसे कि 2019 में 2020 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए गए थे हूथी रेबल्स की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर, जो कि लॉन्च किए गए थे कि ईरान ने प्रोवाइड किए थे। तो दोनों अपने मुल्क के अंदर भी एक पीस की जो है फ़िज़ा कायम हो जाएगी। वह एक और चीज़ देखने को नज़र आई थी कि हमें सबको यही लग रहा था कि सऊदी अरब इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईरान की डील के साथ देखा जा सकता है कि ईरान की को जो इम्पैक्ट है वो सऊदी के ऊपर मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। और सऊदी के अगर ऊपर मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है तो बाकी बहुत से कंट्रीज जिस तरह UAE है, कतर वगैरह है, जिन्होंने काफ़ी हद तक प्रो इसराइल पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट की थी रिसेंट डेज़ के अंदर, तो वो तमाम अपनी पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दें और हमें एंटी इसराइल पॉलिसीज़ हमें ट्रेंड जो है वो देखने को नज़र आए। एक और चीज़ देखने को नज़र आती है कि इससे पहले जितना भी ऑयल बेचा या सेल किया जाता था वो डॉलर्स के अंदर किया जाता था, और इस वक्त ऑयल का जो सबसे बड़ा जो परचेज़र आपको नज़र आता है वो USA नहीं बल्कि चाइना है। तो अगर चाइना इस तरह मीडिएशन करवा रहा है तो चाइना की पहली कोशिश यही है कि वो अपनी करेंसी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो पेट्रो युआन की शक्ल में हमें चीज़ें नज़र आए, ना कि पेट्रो डॉलर्स की शक्ल में। तो अगर ये पेट्रो युआन की शक्ल में हमें चीज़ें नज़र आती हैं तो हमें एक ग्लोबल इकनॉमिक चेंज देखने को नज़र आएगा। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो चाइना ने इंतहाई क्लेवर तरीके से इस चीज़ को निपटाया है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका अगर किसी मुल्क के साथ भी डील करता है प्यार मोहब्बत से बात बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि वहाँ पर उनके ऊपर सैंक्शन लगाई जाती है, उन्हें आइसोलेट किया जाता है, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, इवन यहाँ तक कि अपने बेसिस को भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हमें इस रीजन के अंदर अमेरिका की तरफ से देखने को नज़र आती हैं। जबकि चाइना की मिडिल ईस्ट के अंदर एक भी एयर बेस नहीं है, जबकि अमेरिका की आपको 100 से ज़्यादा एयर बेसिस इसके आसपास नज़र आ जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि चाइना ने सिर्फ डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को देखा है, और चाइना एक ऐसा कंट्री है जो न्यूट्रल है और दोनों कंट्रीज़ के साथ जिसके ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर है। जबकि USA ने पहले ही ईरान को आइसोलेट किया हुआ था तो वो तो पीस वैसे भी नहीं करवा सकते। इसलिए अगर हम मज़ीद रीज़न देखते हैं कि सऊदी अरब क्यों USA से इतना दूर हुआ है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि पहले सऊदी अरब जो है वो हमेशा ही से USA का लाइस दे रहा है कि USA उसे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, जबकि रिसेंटली 3 से 4 साल की जो हिस्ट्री है उसके अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। जब हूथी रेबल्स फायर करते हैं तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए हमें कोई अमेरिकन सपोर्ट जो है वो देखने को नज़र नहीं आती है, बल्कि अमेरिका के जितने भी मिसाइल्स थे वो इनकेपेबल थे ईरान के मिसाइल सिस्टम को रोकने के लिए। फिर जैसे यूक्रेन रशिया वार शुरू होती है तो USA की तरफ से जमाल खशोगी को लेकर भी इंतहाई प्रोपेगेंडा किया जाता है, और उसके अलावा एक सिक्योरिटी डील को भी वापस लेने की जो है वो धमकी नज़र आती है कि जो बाइडेन कहता है कि मैं वो डील वापस ले लूँगा जिसकी वजह से अमेरिका सऊदी अरब को अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इससे सऊदी अरब मज़ीद डर जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरीके से सिविल एटॉमिक बॉम्ब जो है वो काबू कर ले या किसी तरीके से ले ले। अब उसके लिए उसे USA की शोर्टी की ज़रूरत थी जो कि नहीं दे रहा था, इसलिए पूरी कोशिश सऊदी अरब की यही है कि वो ईरान के साथ सुलह कर ले, और जो एटॉमिक एक टेक्नोलॉजी है वो चाइना से या ईरान से जो है वो इंपोर्ट कर ले। इन तमाम चीज़ों की वजह से आपको ये खबरें देखने को नज़र आती हैं कि सऊदी प्रिंस MBS ने पिछले महीने के अंदर जब अमेरिका ने कहा था कि कीमतें कम कर दे तो उन्होंने कीमतें मज़ीद बढ़ा दी थी। फिर उसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स के अंदर भी ज्वाइन होने की धमकी दी थी कि हम ब्रिक्स के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह एंटी अमेरिका ट्रेंड जो है वो अब मिडल ईस्ट के अंदर देखने को नज़र आ रहा है। उसकी मेन रीज़न इकोनॉमिकल है कि अब अमेरिका जो है एक अनरिलायबल एलाई बन चुका है। फिर उसके बाद अमेरिका काफ़ी हद तक जो सिक्योरिटी है वो देने में नाकाम रहा है, और उसके अलावा यूक्रेन रशिया वार ने एक मल्टीपोलैरिटी की फ़िज़ा जो है वो कायम कर दी है, और वो किसी तरह भी चाइना को छोड़ नहीं सकते हैं कि जो उनका सबसे बड़ा ऑयल परचेज़र है। अब हम अगर इसराइल की बात करते हैं तो इन तमाम डील के अंदर जो सबसे ज़्यादा खसारे के अंदर है वो इसराइल है। इसराइल शुरू से ये चाहता था कि ईरान को किसी तरह से आइसोलेट किया जा सके और ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाकर उनकी इकॉनमी को क्रिपल कर दिया जाए, क्योंकि इकॉनमी का ताल्लुक काफ़ी हद तक मिलिट्री जो है वो स्ट्रेंथ के साथ भी होता है। अगर इकॉनमी वीक है तो आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है।
लेकिन जैसे ही ये डील साइन हुई है तो इससे नज़र आता है कि ईरान अपनी आइसोलेशन को काफ़ी हद तक ख़त्म कर रहा है। इससे पहले भी ईरान का जो सबसे बड़ा ऑयल परचेज़र था वो भी चाइना ही था, और चाइना ही था जिसने उसे आइसोलेशन से बचाया था और उसकी इकॉनमी को काफ़ी हद तक संभाल के रखा हुआ था। अब उसके साथ ईरान चाइना की जो है वो स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो गई है, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइल को इसलिए है कि ईरान आइसोलेशन से बाहर आ रहा है। जब ईरान आइसोलेशन से बाहर आएगा तो मिडल ईस्ट के अंदर एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि वो ईरान की जो एंटी इसराइल पॉलिसी है वो कॉपी करना शुरू हो जाएंगे। और यूएसए का ऑलरेडी इसराइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि वो इब्राहिम अकॉर्ड को मज़ीद स्ट्रेंथन करे और लंबा करे। और इसराइल के अंदर जो इस वक्त हुकूमत के अंदर पार्टी है वो इंतहाई एंटी पैलेस्टाइन है। तो इस तरह इसराइल की जो अपनी लोकल पॉलिटिक्स है और एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो इसराइल को एक अजीब दहाने को खड़ा कर देते हैं, जिसमें इसराइल जो है वो लॉस की तरफ ही जा रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर की तरफ से कम ही होता जा रहा है। और इस डील के अंदर होने के बाद इसराइल काफ़ी हद तक परेशान में नज़र आता है। अब हम अगर बात करते हैं कि वो तमाम इशू जो इससे सॉल्व नहीं होंगे, सबसे पहले तो हमने जो एक चीज़ अज्यूम की थी कि 2 से 3 महीने के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2 से 3 महीनों के अंदर एम्बेसीज तो चलो खोल जाएंगी, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो टाइम लेंगी। और अगर आपको लगता है कि इन तमाम डील होने के बाद ईरान हिज़्बुल्लाह की सपोर्ट या हूथी रेबल्स की सपोर्ट छोड़ देगा, तो मेरे ख्याल में आप भी पॉलिटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा यूटोपिया पे यकीन रखते हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब इस चीज़ को एज अ पॉलिटिकल मनूवर यूज़ कर रहा है ताकि यूएसए को अपने एटमी प्लान की तरफ जो है वो इंसेंटिवाइज़ कर सके और उस तरफ लेके आ सके। फिर उसके अलावा आपको ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर मूवमेंट नज़र आती है वो भी कम नहीं होगी, बल्कि ईरान फिर भी अपना न्यूक्लियर जो प्लांट्स वगैरह है उसको परस्यू ही करेगा। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल शिया सुन्नी सिक्किम है उसका भी इसके ऊपर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए काफ़ी हद तक इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर जो है वो सवाल उठाए जा सकते हैं। इसलिए मज़ीद हमें 3 से 4 महीने रुकने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि ये किस तरह ट्रांसलेट होती हैं। लेकिन अभी के लिए ये एक हिस्टोरिकल डील है जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए।